नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू एमएसी। लास्ट क्लास में हमने एमएसी 102 के यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपके साथ टॉपिक नंबर 11.3 को डिस्कस करा था, जिसका ये डायग्राम है। आई थिंक आपने नोटबुक में बनाया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 11.2 को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि टॉपिक नंबर 11.2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम 11.3 डिस्कस करेंगे। तो जो आपका टॉपिक नंबर 11.2 है, टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात और समझ लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, बिजनेस साइकिल क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में होने वाला फ्लैक्चुएशन है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, मैंने उसमें से एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे जीडीपी को। आज हम बाकी इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज होता है। एक बात और, अगर आपने इस चैप्टर की पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में 102 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप इस चैप्टर की पहली क्लास देख लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जिसका अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 500 रुपीज है, 500 रुपीज में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आप इस कोर्स को कितनी भी बार देख सकते हो, 1 साल तक कितनी भी बार, कभी भी, कहीं भी, सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग होगी। जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लास कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और कई बार बच्चे नोट्स के बारे में भी बात करते हैं। देखिए नोट्स, कुछ टॉपिक के नोट्स हम देंगे, कुछ टॉपिक के नोट्स नहीं देंगे। किन टॉपिक्स के नोट्स देंगे, किन के नहीं देंगे, ये भी समझ लेते हैं। देखिए कुछ टॉपिक आपकी बुक में, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज होने के बाद एक चीज अच्छी करी है कि बुक को, कुछ चैप्टर को रिवाइज करा गया है, और रिवाइज करके जो टॉपिक बहुत टेक्निकल लिखे गए थे उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर मैं भी नोट्स बनाऊंगा तो जो टॉपिक पहले से ही बहुत सिंपल है उनको और सिंपल करना तो पॉसिबल नहीं है। जो सिंपल काफी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल तरीके से लिखे गए हैं उनके नोट्स देंगे। जो बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल लिखे हैं उनके नोट्स देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनके नोट्स दूंगा तो वो तो बिल्कुल किताब छापने हो जाएगा। नोट्स का मतलब क्या है, जो चीज टफ लैंग्वेज में लिखी है उसको सिंपल करके दे दिया जाए, जो चीज सिंपल ही लिखी है उसको क्या सिंपल करा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे जीडीपी मान लीजिए डिक्रीज होती है, जीडीपी यानी कि हमारा नेशनल आउटपुट। अब जीडीपी डिक्रीज होने का ना बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब जीडीपी डिक्रीज होती है तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका एक इकोनॉमिक वेरिएबल है। एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है कि लोगों की डिमांड, लोगों की इनकम कम हो गई है। लोगों की इनकम कम होगी तो वो कम चीजें कंज्यूम करेंगे, इससे इकोनॉमी में कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अब चीजें कंज्यूम कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो लोग, जो बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन कम करेंगे, क्योंकि उनका सामान पहले ही नहीं बिक रहा है। प्रोडक्शन कम होने का मतलब है, एक तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और दूसरी तरफ ये है कि प्रोडक्शन कम होने से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगा, क्योंकि जब सामान बन ही नहीं रहे तो जो एम्प्लॉय है उनको भी निकाला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से अगेन लोगों की इनकम कम होगी। तो एक इस तरह की चैन इफेक्ट स्टार्ट हो गई है कि इनकम कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक इकोनॉमिक वेरिएबल्स का बहुत सारे वेरिएबल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इकोनॉमिक जो बिजनेस साइकिल है उसके फीचर्स की, तो इसका सबसे पहला फीचर ये है कि कोई रेगुलेटरी नहीं है, नो रेगुलेटरी। नो रेगुलेटरी का मतलब ये है कि जो बिजनेस साइकिल में जीडीपी फ्लैक्चुएशन होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जितनी बार रिसेशन आता है, जैसे अभी जो लास्ट रिसेशन आया था कोविड की वजह से आया था, उसका रीजन कोविड था। अब तो जितनी बार भी रिसेशन आता है उनके जो रीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके जो कॉजेज हैं वो अलग अलग हैं। और किस रिसेशन में, जैसे मान लीजिए तीसरा रिसेशन हुआ उसमें कितनी जीडीपी डिक्रीज हुई, आने वाले रिसेशन में क्या जीडीपी में डिक्रीज होगा, या उससे पहले जो जीडीपी हुई रिसेशन हुआ था उसमें जीडीपी में क्या डाउनफॉल हुआ था, उसका कोई एक सिस्टम नहीं है, उसका एक पैटर्न नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है। तो पहला फीचर ये है कि कोई रेगुलेटरी नहीं है इसमें।
नो रेगुलेटिंग। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर ये है सिंक्रोनिक देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रिसेशन आता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल रिसेशन इन टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लीजिए रिसेशन आ गया, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाला रिसेशन सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही पे ही इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाला रिसेशन बहुत सारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालेगा। कैसे समझते हैं? देखिए, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियों से लिंक करती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री से लिंक करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दो तरह का लिंक होता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में बनाया गया सामान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए इनपुट यूज होता है। फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सामान बनाती है, इसका जो आउटपुट है वो किसी और इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री से रिलेट करती है। कोई भी इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री से रिलेट करती है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिसेशन आता है तो ये सारी इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री में भी रिसेशन आएगा। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनिक। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज ये होती है, जैसे एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसी तरीके से जब रिसेशन आता है तो रिसेशन में लोगों के पास इनकम है, वो अपनी चीजें कम कंज्यूम करेंगे, यानी कंजम्पशन डिक्रीज होता है। अब कंजम्पशन डिक्रीज होने का इम्पैक्ट जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे भी बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। ठीक, ये तीसरा फीचर है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फीचर है वो क्या है? वो ये है, जैसे हमारा कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन भी दो तरह का होता है। एक कंजम्पशन होता है आपका ड्यूरेबल गुड्स का, फ्रिज, एसी, कार, ये, और एक होता है नॉन ड्यूरेबल, फॉर एग्जांपल फूड। ठीक है, तो रिसेशन का इम्पैक्ट ना फूड पे तो कम पड़ता है, और जितने भी नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे हमें खाना तो खाना ही, अभी कोविड था तो कोविड के टाइम पे आपको पता है फॉर 3 मंथ सभी इंडस्ट्रीज कंप्लीटली बंद हो गई थी। सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज जो नेसेसिटीज थी उनको छूट दी गई थी, सारी चीज बंद हो गई थी। खाना तो तब भी खाया जा रहा था। तो रिसेशन का नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन पे कम इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं उन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल रिसेशन है, रिसेशन में किसी की जॉब चली गई, खाना तो खाएगा, कपड़े नहीं है पहनेगा, जूते नहीं खरीदेगा, लेकिन नया फ्रिज खरीदना है रिसेशन में नहीं खरीदेगा, कार खरीदनी है नहीं खरीदेगा, एसी खरीदना, जॉब चली गई है नहीं खरीदेगा। तो रिसेशन का इम्पैक्ट ज्यादातर किस पे पड़ता है? ड्यूरेबल गुड्स पे, नॉन ड्यूरेबल पे नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है इन्वेंट्रीज। अब आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा इन्वेंट्रीज क्या होती है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इन्वेंट्रीज क्या होती है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है बिजनेस में जो भी चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका स्टॉक। फॉर एग्जांपल ये डॉम्स के मार्कर है, तो जो भी डॉम्स के मार्कर का कंपनी में स्टॉक है दैट इज इन्वेंट्रीज। ठीक है, अभी बस लिमिटेड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल मीनिंग आप सर्च कर लीजिएगा खुद ही गूगल पे। तो जब रिसेशन होता है तो इन्वेंट्रीज का एक स्टॉक क्रिएट होने लगता है, स्टॉक बढ़ने लगता है, यानी कि बहुत सारा सामान है, डिमांड कम हो जाती है रिसेशन में, तो चीजों का स्टॉक होने लगता है। और ये जो आपका इन्वेंट्रीज का स्टॉक है, देखिए स्टॉक तो हर कंपनी में होता है, और स्टॉक, बट अगर आपका स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया यानी बियॉन्ड डिजायरेबल, एक डिजायरेबल लेवल होता है यार, इतना सामान का स्टॉक है तो ठीक है, हर कंपनी थोड़ा बहुत स्टॉक रखती है। अब लेकिन रिसेशन में ये जो स्टॉक होता है डिजायरेबल लेवल के भी बाहर चला जाता है। इसके बाद आमतौर पर एक ऐसी अवधारणा है कि जब रिसेशन होता है तो जो सबसे ज्यादा लॉस है वो लॉस किसको होता है? जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, यानी जो वर्कर है वो सबसे ज्यादा लॉस में जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो किसकी नौकरी चली गई है। देखिए, लेकिन अगर हम देखें
तो वर्कर रिसेशन के केस में तब भी फायदे में रहता है। रिसेशन के केस में जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो होता है बिजनेसमैन को, वो होता है प्रोड्यूसर को। वर्कर की जो इनकम होती है वो क्या होती है, सैलरी। फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेसमैन है इसकी इनकम क्या है, इसकी इनकम है प्रॉफिट, तो उसका क्या है, इसको जॉब से निकाल दिया, इसकी इनकम क्या हो गई, जीरो। बिजनेसमैन की इनकम तो लॉस में ही चली जाती है। रिसेशन के केस में प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, बिजनेस बंद हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है। इस सिचुएशन में बैंक की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बिकती है, बैंक की सॉरी बिजनेस की प्रॉपर्टी बेची जाती है, और बेच के जिन लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लिया गया था, शेयर्स इनको जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे कंपनी के, वो सारे के सारे पैसे उनको बेच बाक के शेयर्स या डिवेंचर जो था बैंकक्रप्ट होने के केस में सारी प्रॉपर्टी सील होके बेच बाच दी जाती है, ठीक है, बैंक लॉस में चला जाता है। तो इनकम पे किसके ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वर्कर्स की इनकम पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है रिसेशन का जितना कि बिजनेसमैन की इनकम पे पड़ता है, ठीक है। सबसे लास्ट फीचर ये है कि आज की डेट में आपकी जो बिजनेस साइकिल है उसका जो कैरेक्टर है वो इंटरनेशनल है। इसका मतलब ये है कि अब किसी एक बड़ी इकोनॉमी में जब चेंज होता है, रिसेशन आता है, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो अमेरिका के रिसेशन का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका पे नहीं रहेगा, वो बाकी कंट्रीज पे भी पड़ेगा। अब एक कंट्री का इम्पैक्ट बाकी कितनी कंट्रीज पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि पूरी वर्ल्ड में उस इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर उस इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बहुत कम है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे या रिसेशन पे कम पड़ेगा। अगर उस इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे चाइना की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आज की डेट में अगर आप कहीं भी जाओगे तो खाने की चीजों को छोड़ दीजिए, मोर देन 50% चीजें जो हम यूज करते हैं वो चाइना में बनी है, चाहे वो कपड़ा हो, फैशन इंडस्ट्री हो, कुछ भी चीज हो। तो चाइना में रिसेशन का इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी कंट्री चाइना पे डिपेंड है। इसी तरह से अमेरिका में रिसेशन आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो अब जो बिजनेस साइकिल का नेचर है वो इंटरनेशनल कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि अभी जो सारी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो सभी इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।